हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 4 बताने जा रहा हूँ, जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे भी बताया जाता है इसको। द भारतीय साक्ष्यम बिल 2023 section 4 says that facts which though not in issue are so connected with the fact in issue or a relevant fact as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and places। अब देखो सेक्शन 4 जो है वो क्या कहता है, ऐसे फैक्ट्स जो पहले इश्यू में नहीं थे बट एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से, जिससे कि वो सेम ट्रांजैक्शन में अगर लिया जाए तो वो रेलेवेंट है। आज सपोज फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने चोरी भी की और मर्डर भी किया, बट उसके ऊपर इल्जाम सिर्फ मर्डर का लगा हुआ है, चोरी का अभी किसी को पता ही नहीं था फैक्ट। बट बाद में अगर वो पता चलता है बिकॉज इट वॉज ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे वो चीज़ भी रेलिवेंट हो जाएगी। सपोज आज कोई पर्सन बैंक में चोरी करने गया, चोरी करने के टाइम उसको सपोज वहाँ के कोई ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया चोरी करते हुए, उसने डर के कारण वो ऑफिसर को गोली मार दी और उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। अब उसने चोरी पहले की थी वो फैक्ट डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट अगर बाद में वो पता चले कि वो पहले चोरी करने आया था, फिर वो पकड़ा गया, फिर उसने मर्डर किया, ठीक है, डर के कारण, तो यहाँ पे दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये जो इवेंट है वो एक दूसरे से इतने कनेक्टेड है कि वो दोनों रेलेवेंट हो जाएंगे। तो सेक्शन 4 यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट की बात करता है, जो एक ही ट्रांजेक्शन, एक ही सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है, चाहे वो एक ही टाइम पे हो या प्लेस पे हो या अलग अलग टाइम या प्लेस पे हुआ है। उसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज सपोज ए पर्सन ने बी का किडनैप किया हुआ है वडोदरा में, फिर किडनैप करने के बाद वो उसको अहमदाबाद ले गया, अहमदाबाद से फिर सूरत ले गया। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस है, बट जो किडनैप है वो सेम इवेंट है, एक ही इवेंट है, अलग अलग जगह पे वो कंटिन्यूएशन में हो रहा है, तो वो भी रेलेवेंट यहाँ पे हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली जुडिशरी में ये पूछा ही जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे, रेस जेस्टे इज अ लैटिन टर्म विच मीन्स अ फैक्ट, अ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, थिंग्स डन, द सब्जेक्ट मैटर। इन शॉर्ट, रेस जेस्टे मीन्स थिंग्स डन और थिंग्स ट्रांजेक्टेड। एक सीरीज में जो चीज हुआ है उसको रेस जेस्टे कहा जाता है। आज ए पर्सन बैंक में गया, बैंक में उसने गन दिखाई, गन दिखा के उसने चोरी की, चोरी करके वो भाग गया। ये जो पूरा सीरीज ऑफ इवेंट है वो इतना कनेक्टेड है, वो ऑफेंस से, चोरी के रिलेटेड ऑफेंस से इतना कनेक्टेड है, ये पूरे इवेंट को रेस जेस्टे कहा जाता है। The facts forming part of the same transaction with the fact in issue are relevant, res geste. It means the complete transaction from its starting point in the act of the accused until the end is reached. तो देखो वो पूरा का पूरा एक सीरीज है। आज ए पर्सन कार में बैंक में चोरी करने के लिए आया, कार से उतर के वो बैंक में एंटर हुआ, बैंक में एंटर करके उसने गन दिखाई, गन पॉइंट पे जो बैंकर थे उसने सारे पैसे उसको हैंड ओवर कर दिए, उसके बाद वो वापस बैंक से बाहर निकला और वो कार से चला गया। तो यहाँ पे कार से आना और कार से जाने तक ये जो रॉबरी या थेफ्ट का जो इवेंट है वो पूरा का पूरा सीरीज या इवेंट जो है वो रेस जेस्ट है, इंपॉर्टेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन और सीरीज। वो सारे के सारे फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाई बीटिंग हिम। Whatever was said or done by A or B or by the bystanders at the beating or so shortly before or after it as to form part of the transaction is a relevant fact। आज A ने B का मर्डर किया, ए ने जब बी का मर्डर किया उस दौरान उस वो जो काम वहां पे कर रहे थे, उसने जो भी फिजिकल वहां पे वायलेंस का यूज किया या ओरल एब्यूज किया, या फिर वहां पे जो भी लोग बाय स्टैंडर्ड खड़े थे और उन्होंने वो सीरीज को ऑब्जर्व किया, वो सारे के सारे रेस जेस्ट है, वो सारे के सारे इवेंट जो है वो रेलेवेंट है। और ये सारे जितने भी परसेंट है वो रेलेवेंट पर्सन है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और वहां पे वो कोर्ट में बयान कर सकते हैं। सेम ट्रांजेक्शन, अब देखो सेम और सिमिलर ट्रांजेक्शन में एक डिफरेंस है, यहां पे वर्ड यूज किया गया है सेम ट्रांजेक्शन। अ ट्रांजेक्शन इन अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स
connected together to be referred to by a single legal name as a crime, a contract, a wrong or any other subject to inquiry which be in issue. अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिससे आपने कुछ गलत किया हुआ है, जो क्राइम है या फिर जो ऑफेंस के डेफिनेशन में फॉल हो रहा है. Facts form part of the same transaction are relevant. All the facts which are part of the same transactions are relevant to each other, so that when one of such fact in issue, the others are admissible. Same transaction होना चाहिए. For example, आज ए पर्सन कार से उतरा, कार से उतरने के बाद वो बैंक में गया, बैंक में उसने गन पॉइंट पे मनी का डिमांड किया हुआ था. मनी लेने के बाद, कलेक्ट करने के बाद वो वापस कार में बैठ के चला गया. तो ये जितने भी फैक्ट्स थे, वो आया बैंक में उसने थेफ्ट या रॉबरी की, उसके बाद वो वापस बैठ के कार में चला गया. ये जितने भी फैक्ट्स है, सीरीज है, वो इतने कनेक्टेड है और वो सेम ट्रांजैक्शन में, एक ही ट्रांजैक्शन में वो हुआ है. तो यहाँ पे वो सारे के सारे पॉइंट्स रेलेवेंट होंगे और सारे के सारे एक साथ वो एडमिसिबल भी हो जाएंगे, जो भी कनेक्टेड सीरीज में. अब सेम ट्रांजैक्शन और सिमिलर ट्रांजैक्शन में डिफरेंस क्या है? आज एक बार किसी ने चोरी की, वो बैंक में गया, बैंक में डाका डाल रहा है, मनी का उसने डिमांड किया, मनी उसको मिल गया और वो वहां से भाग गया. ये सेम ट्रांजैक्शन है. सिमिलर ट्रांजैक्शन मतलब उसने इससे पहले भी एक बार चोरी की थी, ए पर्सन ने इससे पहले भी बैंक में एक बार रॉबरी अटेम्प्ट किया हुआ है. तो सिमिलर ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पे रेलेवेंट या एडमिसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि वो पहले की बात कर रहा है, पहले उसने चोरी की थी. इस बार जो करंट चोरी हो रहा है वो कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे उसने ये चोरी कंप्लीट की, तो ये सेम ट्रांजैक्शन है. तो हमेशा सेम ट्रांजैक्शन को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है जो एडमिसिबल होता है, सिमिलर ट्रांजैक्शन को नहीं, वो याद रखिएगा. Facts forming part of the same transaction. A transaction consists of both of the physical acts and the words accompanying such physical acts, whether spoken by the person doing such acts, the person to whom such acts are done, or any other person or persons. Such words are admissible in evidence as part of the transaction. अब देखो, जब भी वो फैक्ट्स हो रहे हैं, फिजिकली हो रहे हैं, उसके साथ साथ जितने भी वर्बल्स या स्पोकन ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी कंसिडर किया जाएगा फैक्ट्स में और उसको एविडेंस में कंसिडर किया जाएगा. आज सपोज ए पर्सन बी का मर्डर कर रहा है, सी पर्सन जो है वहां पे बाईपासर था. जैसे ही ए ने बी का मर्डर किया, सी ने चिल्लाया, अरे क्या कर रहे हो, उसका मर्डर कर रहे हो, रुक जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा, हेल्प हेल्प. तो ये जितना भी ओरल यहाँ पे उसने बोला हुआ है वो भी एविडेंस में कंसिडर किया जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेस्ट जेस्चर. आज सपोज ए बी का मर्डर कर रहा और जैसे ए ने बी को स्टेप किया, बी चिल्लाया, आ बचाओ बचाओ, तो ये सारे जो स्टेटमेंट है, ओरल स्टेटमेंट है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रेस्ट जेस्चर. आज कोई किसी को स्टिक से मार रहा है, छड़ी से मार रहा है और उसको पेन हो रहा है, तो देखो यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्ट भी आ गया, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेस्ट जेस्चर. उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा और उसको एविडेंस में लिया जाएगा. तो फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो है of the same transactions are admissible in the court and are relevant, whichever are relevant are considered as admission in the court. Time. No uniformity exists in the length of time over which the transaction shall properly be held to extend. An event may occur within few seconds or even years. अब देखो यहाँ पे जो भी इवेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, सीरीज ऑफ फैक्ट, उसका कोई स्पेसिफिकेशन टाइम नहीं होता है कि 2 मिनट तक हुआ उसको फैक्ट में कंसिडर किया जाएगा, रेलेवेंट फैक्ट में, बाकी सबको नहीं. ऐसा कोई टाइम का कोई यहाँ पे फिक्स पीरियड नहीं है. वो कुछ सेकेंड्स का भी हो सकता है, कुछ मिनट का भी हो सकता है, कुछ मंथ्स का भी हो सकता है, सालों का भी हो सकता है. आज सपोज किसी को 3 साल तक किडनैप करके रखा हुआ है, किसी ने, ए पर्सन ने बी को 3 साल तक किडनैप करके रखा हुआ है. तो देखो यहाँ पे 3 साल तक का जो टाइम पीरियड है वो रेलेवेंट फैक्ट है, रेलेवेंट टाइम पीरियड है और उसको एडमिट किया जाएगा. तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड नहीं है जिसको कंसिडर किया जाए फॉर रेस्ट जेस्चर फॉर दैट सेम ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन इज इनएविटेबल, कितना भी टाइम पीरियड हो, अगर वो रेलेवेंट है, फैक्ट इन इश्यू है, तो उसको एडमिट किया जा सकता है. Space. The transaction may take within a room
or within a country or beyond the boundaries. No limitation can be imposed as to the territorial boundaries within which the transaction must occur. अब यहाँ पे jurisdiction की बात कर रहे हैं, स्पेस प्लेस की यहाँ पे इन शॉर्ट बात कर रहे हैं. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक ही प्लेस में या एक ही रूम में हो रहा हो तो ही वो रेस्ट जैसे कंसिडर किया जाएगा सेम ट्रांजैक्शन में. ऐसा नहीं है. मैंने एक एग्जांपल भी कहा था. ए ने बी को बड़ौदा से किडनैप किया, फिर उसको अहमदाबाद लेके गया, फिर उसको सूरत लेके गया, सूरत से सपोज उसको दूसरे स्टेट में भी लेके जा रहा है. फॉर एग्जांपल वो उसको दिल्ली में या फिर बिहार में लेके चला गया, तो भी वहां पे वो सेम ट्रांजेक्शन में ही वो कैलकुलेट किया जाएगा. वो जो सीरीज ऑफ इवेंट है वो सेम ट्रांजेक्शन में ही काउंट होगा. तो यहाँ पे बाउंड्रीज का भी कोई लिमिटेशन नहीं है. चाहे वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी उसको लेके जा रहा है तो भी वो सेम ट्रांजेक्शन में कंसीडर किया जाएगा एंड इट विल बी टेकन एज एविडेंस. Psychological acts forming part of the transaction or words accompanying physical acts. Psychological acts forming part of the transaction of words accompanying physical acts may form part of the same transaction. There should not be interval to give time and opportunity for fabrication and connection, and they should not amount to mere narrative of a past occurrence. They are admitted when they appear to have been made under immediate influence of some principal transaction relevant to the issue in order that they might be admissible as res jesse. अब देखो, फैक्ट्स हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था, फैक्ट्स आर फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल. तो अगर जो भी फिजिकल फैक्ट्स हो रहे, इवेंट हो रहे, उसके साथ साथ जितने भी वर्ड्स या साइकोलॉजिकल फैक्ट्स उससे कनेक्टेड है उसको भी एविडेंस में कलेक्ट कर लिया जाएगा, उसको भी कंसिडर कर लिया जाएगा. यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है. वेर चिल्ड्रन ऑफ द डिसीज वेर यर्ड क्राइंग एंड सेइंग दैट देयर मदर वाज किल्ड वाज हेल्ड दैट सच स्टेटमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एडमिटेड. आज सपोज ए बी का मर्डर कर रहा है और सी जो बी का यहाँ पे चाइल्ड है वो अगर बचाओ बचाओ हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है तो उसको भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा. देखो यहाँ पे ऑफेंडर कौन है, ए है, और यहाँ पे विक्टिम कौन है, बी है. यहाँ पे सी थर्ड पार्टी है, उसको कोई डैमेज नहीं हो रहा था बट वो यहाँ पे बाई स्टैंडर्ड था, विटनेस था. और अगर वो उसी इवेंट में, अगर इमीडिएट इवेंट में वो यहाँ पे वर्ड्स का यूज कर रहा, बचाओ हेल्प, तो उसको भी यहाँ पे रेस्ट जेस्चर में कंसिडर किया जाएगा, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द सेम इवेंट. तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, वर्ड्स हो या फिजिकल फैक्ट्स हो, उन सब के सबको यहाँ पे एविडेंस में कंसिडर कर लिया जाएगा इफ इट इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम इवेंट. साइकोलॉजिकल कैसे हो सकता है, फीलिंग्स से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल अगर ए यहाँ पे बी को मार रहा है और उसको यहाँ पे इंटरनल इंजरी है, उसको चोट की फीलिंग आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लगा है मुझे, उसकी फीलिंग आ रही है, उसको भी रेस्ट जेस्चर में कंसिडर कर दिया जाएगा बिकॉज फीलिंग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ evidence. Statement of bystander, very important. Bystander means the person who is present at the time of the incident. He is not the person who gathers on the spot after it. बाईस्टैंडर्ड मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति वहां पे मौजूद था जब वो ऑफेंस या इवेंट हो रहा था, वो पर्सन ही जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है. आज ऐसा होता है ना कि एक्सीडेंट रोड पे हुआ होता है तो वहां पे ऑन द स्पॉट जो व्यक्ति खड़ा था उसने सब चीज देखा हुआ है, एक्सीडेंट कब हुआ कैसे हुआ. फिर क्या होता है, आसपास के लोग आके एक दूसरे से पूछते हैं भाई यहाँ पे क्या हुआ था. तो वहां पे वो जो गैदर कर रहा है इंफॉर्मेशन, ही इज नॉट अ बाई स्टैंडर्ड, उसने तो बाद में कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन. एक्चुअल ऑन द स्पॉट जो पर्सन बाई स्टैंडर्ड वहां पे मौजूद था, थर्ड पार्टी, ही इज द he is known as the bystander and his statement will be considered as evidence. The statement of the bystander is admissible. देखो यहाँ पे जिसने ऑब्जर्व किया एक्चुअल में ऑन द स्पॉट उसी को एडमिसिबल किया जाएगा, बाकी के नहीं. And relevant only if it that of a person who has seen the actual occurrence and who uttered it simultaneously with the incident and who uttered it simultaneously with the incident. सॉरी रिपीट हो चुका है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बाई स्टैंडर्ड है, बाई स्टैंडर्ड पर्सन जिसने एक्चुअल में वो इवेंट को होते हुए देखा और उसने अगर कोई कुछ प्रॉम्प्ट किया हुआ है या फिर सिर्फ ऑब्जर्व भी किया हुआ है, उस चीज उस पर्सन के सारे फैक्ट्स को एडमिट किया जाएगा, अदरवाइज नॉट. आज ए बी का मर्डर कर रहा है और सी ने ए को मर्डर करते हुए देखा बी का, और वहां पे वो चिल्ला रहा है हेल्प हेल्प या फिर रुक जाओ,
उसको क्यों मार रहे हो, ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो रेस जेस्चर में कंसिडर हो जाएंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। तो वहां पे वो डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। तो वहां पे उसके जितने भी स्टेटमेंट है या उसके जितने भी एक्ट है, चाहे वो फिजिकल भी हो, उसको एडमिशन में कंसिडर किया जाएगा। ए बी का मर्डर कर रहा है, सी ये चीज को होते हुए देख रहा है, वो बी के पास दौड़ रहा है उसको मदद करने के लिए और ए को मारने के लिए। ए ये देख के भाग रहा है, ए ने देखा कि सी उसको मारने आ रहा है ताकि बी बच जाए। तो ये सारे के सारे फिजिकल फैक्ट भी जो है वो डिफेंस के लिए आ रहा है, किसके, बी के बिहाफ पे। तो ये भी फैक्ट को कंसिडर किया जाएगा और उसको एविडेंस पे ले लिया जाएगा। Statement made to third parties is not relevant if it is not a spontaneous statement and is narrative of the past. आज पब्लिक को बताता है ना कि यहाँ पे क्या हुआ था, उस वक्त वो मौजूद नहीं था, बट कोई थर्ड पर्सन उसको बताता है कि एक्चुअल में वहां पे क्या हुआ। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी जिसको बाद में किसी और पर्सन से इंफॉर्मेशन मिली है, हिज स्टेटमेंट विल नॉट बी एडमिटेड इन द कोर्ट। आज ए ने बी का मर्डर किया और सी वहां पे मौजूद था वो मर्डर के दौरान, वो इवेंट के दौरान। डी बाईपासर था, उसने एक लाश देखी, उसने एक ए को बी का मर्डर होते हुए नहीं देखा था, वो सिर्फ वहां से जा रहा था आफ्टर द इवेंट, आफ्टर द मर्डर। डी वहां पे सी के पास आके पूछता है कि क्या हुआ, सी सब कुछ नैरेट कर रहा है डी को। तो यहाँ पे डी का जो एविडेंस है, स्टेटमेंट है, इट विल नॉट बी एडमिटेड इन द कोर्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे वो मौजूद नहीं था एट द टाइम ऑफ इवेंट। वहां पे सी ने उसको नैरेट किया, उसके बाद उसको पता चला, तो उसके स्टेटमेंट को एडमिट नहीं किया जाएगा। एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ रेस जेस्चे? वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेंस के एग्जाम में काम आएगा। अगर सेक्शन 4 पूछा जाता है रेस जेस्चे डिटेल में, तो उसका आप ये आंसर लिख सकते हो। फर्स्ट, द स्टेटमेंट मस्ट एक्सप्लेन, एलुसिडेट और कैरेक्टराइज द इंसिडेंट ऑफ सम मैनर। रेस जैसे का मेन पर्पस क्या है कि आप डिस्क्लोज कर रहे हो वो इवेंट को, वो जो सीरीज ऑफ इवेंट है वो कब हुआ, कैसे हुआ, वो पूरा का पूरा डिटेल आप इंसिडेंट वहां पे डिस्क्राइब कर रहे हो। दैट इज नोन एज रेस जेस्चर। The statement must be spontaneous or contemporaneous, but not a mere narrative of a completed past event. रेस्ट जैसे कब होगा? जब ऑन द स्पॉट आपने वो इवेंट को ऑब्जर्व किया हुआ है या फिर आपने कुछ प्रॉम्प्ट किया हुआ है, वर्ड्स, ओरल वर्ड्स का यूज किया हुआ है, उसके बाद वो सीरीज खत्म होने के बाद अगर आप कुछ नरेट कर रहे हो, दैट इज नॉट रेस्ट जेस्चर। आज मैंने एक्सीडेंट होते हुए देखा और मेरे मुंह से निकल गया ओ माय गॉड, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ रेस्ट जेस्चर ऑफ द सेम इवेंट, स्पॉन्टेनियस है। फिर घर जाने के बाद 2-3 घंटे के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको ध्यान रखना चाहिए था, ऐसे कैसे उसने एक्सीडेंट कर दिया। दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ रेस्ट जेस्चर ऑफ द सेम इवेंट। स्पॉन्टेनियस जो भी रिएक्शन है, ओरल या फिजिकल, दैट विल बी ओनली अ पार्ट ऑफ रेस्ट जेस्चर। The statement must be a statement of fact, but not a statement of opinion. वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ही कंसिडर किया जाएगा, ओपिनियन नहीं। उसको ऐसा नहीं करना चाहता, ए को बी को मारना नहीं चाहिए था, इट इज नॉट कंसिडर्ड रेस जेस्चर। ओनली द फैक्ट, ओ माई गॉड, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, इट इज अ फैक्ट, मेरे मुंह से ये एक्सप्रेशन निकला ऑन द स्पॉट, स्पॉन्टेनियस, इट विल बी कंसिडर्ड एज रेस जेस्चर। बट मेरा अगर कुछ ओपिनियन होगा, वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। आज देखो क्रिकेट मैच चल रहा है लाइव, और वहां पे किसी बैट्समैन ने 6 या 4 मारा, और आपका जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो आपका रेस्ट जेस्चर में कंसीडर किया जाएगा। बट पूरे मैच खत्म होने के बाद आप अपना ओपिनियन दे रहे हो कि उसने अगर ऐसा किया होता ना तो शायद वो मैच जीत जाता, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्ट जेस्चर, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेस्ट जेस्चर। The statement must have been made either by a participant in the transaction or by a person who has himself witnessed the transaction. तो देखो रेस जेस्चर जो है वो कौन एडमिट कर सकता है, किसका बयान एडमिट लिया जा सकता है कोर्ट में? आइदर द पर्सन हु आर डूइंग द ट्रांजेक्शन। सपोज यहाँ पे ए बी को स्टैप कर रहा है, तो आइदर ए का स्टेटमेंट यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा या फिर बी का स्टेटमेंट, या फिर थर्ड पर्सन जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। सपोज सी वहां पे देख रहा है कि ए बी का मर्डर कर रहा है, तो यहाँ पे ए के स्टेटमेंट को कंसीडर किया जाएगा, बी के स्टेटमेंट को कंसीडर किया जाएगा, या फिर सी के स्टेटमेंट को कंसीडर किया जाएगा, नॉट अदरवाइज। The statement made by the bystander would be relevant.
अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, बाय स्टैंडर्ड कोई थर्ड पार्टी है जो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है वो ऑफेंस में, उसके भी स्टेटमेंट को कंसिडर किया जाता है, रेलेवेंट है, बट ओनली इफ ही वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड विटनेस द सेम। उसने अपने आंखों से वो सारी चीजें ऑब्जर्व की है ऑन द स्पॉट, तब भी उसको कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नॉट। आज अगर ए बी को स्टेप कर रहा है, सी वहां पे मौजूद है, उसने सब कुछ ऑब्जर्व किया, तो ही सी के ये बयान को यहाँ पे एविडेंस में लिया जाएगा। अगर सी ये इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से ये ग्रैब कर रहा है, डी ने सी को कहा कि आज पता है मैं सुबह मार्केट में गया था ना, तो मैंने देखा कि ए ने बी को स्टेप किया, तो ये इंफॉर्मेशन जो उसने कलेक्ट किया हुआ है डी से, यर सीज information or fact or his oral statement will not be admissible in the court। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्ट इसको एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ था, उसने ये इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन से लिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द एसेंशियल्स ऑफ रेस जेस्चर। एक केस लॉ देख लेते हैं, उत्तम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, वेरी लैंडमार्क judgment case for res gesture। The child witness was sleeping with the deceased father at the relevant time of incident and was awakened by the sound of the fatal blow of the axe on the neck of the deceased. Seeing it, the child shouted to his mother for help by naming the accused as assailant. On hearing the sound, the mother and the sister and other witnesses gathered at the spot. It has been held that the evidence is admissible as part of the same transaction as res gestae, as such shout being natural and probable in the fact of the case। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखने के हैं। पहला तो चाइल्ड भी विटनेस हो सकता है, इसके बारे में मैं डिटेल आपको अगले सेक्शन में बताऊंगा जब भी हम लोग विटनेस का सेक्शन कर रहे हैं। बट देखो यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि चाइल्ड भी विटनेस हो सकता है, हिज स्टेटमेंट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एडमिसिबल इन द कोर्ट। ठीक है, तो चाइल्ड भी विटनेस हो सकता है, पहला। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो अपने फादर के साथ सो रहा था, रात के समय में किसी ने उसके फादर के नेक पे एक्स से, कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे ऑन द स्पॉट चाइल्ड जाग गया, वो बच्चा जाग गया और वो चिल्लाने लगा, उसने नाम लिया वो एक्यूज का और वो चिल्लाने लगा। तो यहाँ पे वो चिल्लाने लगा और उसने जो एक्यूज का नाम लिया, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेस जेस्चर ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। आज अगर ए बी का मर्डर कर रहा है और सी वहां पे मौजूद है और सी को पता है कि ए व्यक्ति कौन है और वो उसका नाम लेके बोल रहा है कि तुम बी को क्यों मार रहे हो, तो ये जितना भी ओरल स्टेटमेंट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एविडेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। Second case study, State of Maharashtra versus Praful B. Desai. It has been held that video conferencing by electronic records could be documentary evidence even in criminal matters। अब देखो आईटी भी एविडेंस में कंसिडर किया जाता है, तो अगर जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो से आप कुछ भी चैट कर रहे हो या फिर लाइव चैट कर रहे हो, अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है और वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या फिर जो भी वर्बल टॉक्स है, उसको भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कंसिडर किया जा सकता है, बट वो सेम इवेंट का होना चाहिए और वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। आज मैं किसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जिसके साथ मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा हूँ उसके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो उसको मार रहा है, तो यहाँ पे मेरे जो भी रिएक्शन होंगे या फिर मैं चिल्ला रहा हूँ कि देखो तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है तुम्हें मारने के लिए, ये सारे के सारे स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ रेस जेस्चर ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन एंड इट विल बी एडमिसिबल इन द कोर्ट। रेस जेस्चर एंड सिविल प्रोसीडिंग। अब देखो रेस जेस्चर जो है वो जनरली क्रिमिनल में यूज किया जाता है, बट वो सिविल का भी पार्ट है। देखो यहाँ पे एविडेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, एविडेंस सिर्फ क्रिमिनल में कंसिडर नहीं किया जाता है, सिविल में भी आपको एविडेंस की जरूरत होती है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्चर कैन बी इवोक्ड इन क्रिमिनल एज वेल एज इन सिविल प्रोसीडिंग। तो हमेशा याद रखना सेक्शन 4 जो है रेस जेस्चर वो दोनों में एप्लीकेबल है, सिविल प्रोसीडिंग में और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। सिविल प्रोसीडिंग में कैसे हो जाएगा, सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट है और ए और बी के बीच, और ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो 10 तारीख तक 10 ऑफ जून वो सारे के सारे गुड्स जो है वो बी को सप्लाई कर देगा। तो ये जो पूरा सीरीज ऑफ इवेंट है
ए ने प्रॉमिस किया, ए ने गुड सप्लाई किया बाय रोड और बाय एयर, बी के कम्युनिकेशन एड्रेस पे वो गुड्स पहुंच चुका है, तो ये जितना भी सीरीज है वो सेम ट्रांजेक्शन पे है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्ट जेस्चर। रेस्ट जेस्चर एंड हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस अगेन मैं अगले टॉपिक में, जब भी ये टॉपिक आ रहा है हियरसे एविडेंस का, तब मैं डिटेल में बताऊंगा कि हियरसे एविडेंस है क्या। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। हियरसे एविडेंस इज द स्टेटमेंट डिपोज्ड बाय अ पर्सन who has not himself witnessed the happening of transaction but has only heard of it from others। ईयर से एविडेंस मतलब सुनी सुनाई बातें, आपने उसको अनुभव नहीं किया, आपने उसको ऑब्जर्व डायरेक्टली नहीं किया, बट इनडायरेक्टली आपको किसी से पता चला। गॉसिप जिसे कहते हैं ना, गॉसिप यही है ईयर से एविडेंस। पता है उसने क्या किया था, ये ईयर से एविडेंस है। आपको एक्चुअल में नहीं पता है, आपने वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया, बट आपने किसी से सुना ये चीज, ठीक है, आपने डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया, दैट इज ईयर से एविडेंस। Any statement by person other than the eyewitness would be hearsay because they would have picked up the information from others। तो hearsay evidence याद रखना, they are not considered as an evidence in the court, they are not admissible in the court। आई विटनेस जिसने डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व किया है, उसके सारे स्टेटमेंट को कंसिडर किया जाएगा एज एन एविडेंस, बट उसके अलावा उसने जो भी थर्ड पार्टी को ये इंफॉर्मेशन दी हुए, उनके स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होंगे। In Chohatka versus the state, the following principles have been laid down regarding hearsay evidence. Facts which by themselves in conjunction with other facts make the existence of the fact in issue probable are relevant. It makes acts or declaration accompanying or explaining the transaction or the facts in issues relevant and admissible in evidence, and the ground of admission of such evidence is their spontaneity and immediacy of the act or declaration in question। अब देखो ये लैंडमार्क केस में बताया गया था कि हियरसे एविडेंस को क्यों कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो पहला यहाँ पे है कि वो प्रोबेबल पे है, एग्जिस्टेंस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसने डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया था। आज ए ने बी का मर्डर किया, सी ने ऑब्जर्व किया, बट डी ने ऑब्जर्व नहीं किया था, डी को तो सी से पता चला। तो यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी पे है, क्यों, क्योंकि वो खुद श्योर नहीं है डी, उसने तो किसी से सुना हुआ है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ ये चीज हुआ ही था मेरे आंखों के सामने। वो यहाँ पे सुनी सुनाई बातों पे रिलाई कर रहा है, तो वो प्रोबेबल पे हो जाता है, इसलिए उसको एविडेंस पे कंसिडर नहीं किया जाता है। दूसरा कि वो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दे सकता, जैसे कि क्रिमिनल और सिविल में हम लोग एफिडेविट भी करते हैं। एफिडेविट मतलब क्या है कि यू रिलाई बाय योर स्टेटमेंट, तो यहाँ पे वो कंप्लीट रिलाई नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि अगेन सेम रीजन, उसने अपने आप से उसको ऑब्जर्व नहीं किया था। एंड थर्डली वहां पे स्पॉन्टेनिटी और इमीडियंसी नहीं था, उसके जो भी रिएक्शन है या स्टेटमेंट है वो स्पॉन्टेनिटी या इमीडिएट नहीं है। वहां पे लूपहोल्स या फिर वहां पे लैकिंग ऑफ द वर्ड्स या फिर फैक्ट्स हो सकते हैं। एक पता है एक गेम था जिसमें एक पर्सन के कान में कुछ हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, वो तीसरे के कान में बोलता है, वो चौथे के कान में कुछ बोल रहा है, लास्ट में जो पर्सन होगा उसके और फर्स्ट पर्सन के स्टेटमेंट में काफी वेरिएशन होगा। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, सुनी सुनाई बातों में क्या है कि वेरिएशन हो सकता है, तो वो चीज कोर्ट यहाँ पे कंसिडर नहीं करती है। So at the end, hearsay evidence are not considered as an evidence in the court and are not admitted in the court। अब देखो यहाँ पे ये पर्सन की डेथ हो गई थी, ए पर्सन ने बी का मर्डर कर दिया, सी को इसका नॉलेज था, फिर सी ने ए का मर्डर किया। तो ये सारे के सारे जो है सेम ट्रांजेक्शन के सीरीज में, चाहे इसमें टाइम ही क्यों ना चला गया हो। सपोज ए ने बी का मर्डर किया इन द 1 जनवरी 2024, ये बात सी को पता चली ऑन 1 जून 2024, और सी ने ए का मर्डर किया ऑन 31 दिसंबर 2024। अब देखो यहाँ पे गैप है, स्टिल इट इज ऑफ द सेम इवेंट, सेम ट्रांजेक्शन, तो ये सारे के सारे से रेस जेस्चर में कंसिडर हो जाएगा। सो दिस वाज सेक्शन 4, रेस जेस्चर। थैंक यू। वाओ।